किससे शुरू करूं? हाँ? सबको एक साथ नहीं, सबने अलग अलग कर्म किए हैं तो फल अलग अलग मिलेगा ना। एक साथ कैसे हो सकता है? कुछ लोगों ने क्या लिखा है मैं नहीं पढ़ पाया, नहीं समझ पाया। ये किसकी कॉपी है? ये किसकी राइटिंग? तुम्हारी है? अंग राष्ट्रवाद होता है कि राष्ट्रवाद होता है? देखिए, अंग राष्ट्रवाद। हाँ। हाँ, तुमने भी किया होगा ना। नहीं, हम जल्दी जल्दी में गलत होता है, हम समझ रहे हैं। सेंटेंस थोड़ा सा एनसीईआरटी ठीक से पढ़ो। जैसे जो कॉपी में लिखे हो उसको बार बार क्यों नहीं पढ़ते हो? सब लोगों के साथ दिक्कत है। कुछ लोग सेंटेंस ही नहीं बना पाए। समझ रहे हो, सेंटेंस नहीं बना है। वो कॉपी कम से कम 4 बार पढ़ोगे तभी याद होगा। किसी ने पढ़ा ही नहीं। याद करना पड़ेगा ना। तो ये काम लिखे हो, लेकिन क्या लिखे हो समझ में नहीं आया। कुछ पूरी कॉपी मैंने पढ़ी, समझ में कुछ नहीं आया। देखें, अर्थव्यवस्था कमजोर होने के कारण ही पूंजीवाद में कोई अन्य प्रभाव का परिवर्तन न होना तथा अर्थव्यवस्था का ह्रास होना इसमें समान रूप से निहित है तथा आपसी विचारधारात्मक का कारण है। मैं समझ नहीं पाया क्या लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं लिखना है जिसका अर्थ ना निकले। ये लो। दिव्यांश कौन है? तुम हो? तुम तो और बड़े वाले निकले। तुम पहले लिखने की हैबिट अपनी बदल लो। सबसे खराब तुमने लिखा है। इतना छोटा फॉन्ट क्यों लिखते हो? थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो। क्योंकि ये आदत मत बनाओ। जैसे मैं बोलता हूं तुरंत तुम तेजी से लिख लेते हो। ये तुम्हारी हैबिट बन गई। आराम से लिखो ताकि क्या हो, सटीक हो। अभी राइटिंग पे भी तुम्हें काम करना पड़ेगा, ठीक ठाक काम करना पड़ेगा। हम्म। बहुत काम करने की तुमको जरूरत है, लो कॉपी ले लो। फॉन्ट साइज अगर बड़ा लिखोगे, इसमें शब्द सीमा कितनी होगी? एक पेज में जो बेहतर आंसर होता है उसमें शब्द कितने होने चाहिए? 70 से 75 शब्द। तो 3 पेज में तुम्हारा कितना हो जाएगा? अगर पीसीएस के लिए लिखना है तो 70 शब्द। तो 7 तिरिक 21। 3 पेज में लगभग 200 वर्ड या 210 वर्ड हो जाएंगे। तो 100। और अगर आईएएस के लिए लिखना है तो शब्द सीमा वहां 250 शब्द लिखना होता है, बड़े आंसर के लिए। तो एक पेज में 80 शब्द करीब आने चाहिए, 80 से 85। तो हमें उस पर काम करना पड़ेगा बार बार। ऐसा नहीं कि 20-25 शब्द इधर उधर होगा तो उससे कोई घटना हो जाएगी। ऐसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पेज भरा होना चाहिए। तुम्हारा फॉन्ट क्या है, बहुत छोटा है। तो इसको बड़ा करो। तुम शब्द गिनना, एक पेज में मुझे लगता है 100 क्रॉस हो गया होगा। अब काम करोगे ना इस पे, राइटिंग पे काम करो, थोड़ा सा बड़ा लिखो पहले। प्रज्ञा पटेल कौन है? सबके साथ कुछ बेसिक इशू वही बने हुए हैं, तुम लोग कॉपी रिवाइज नहीं करते हो। इसको जैसे क्लास खत्म हो रही है तो कम से कम 10 बार रिवाइज हो जाए चीजें। इतनी बार पढ़ो कि वो याद हो जाए। और अभी नहीं करोगे तो कब याद करोगे? अब क्या होगा, यहाँ से भूलना शुरू हो जाओगे। अभी चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे सब भूल जाएगा। कॉपी बार बार रिवाइज करोगे तो उससे क्या होगा, याद होता चला जाएगा।
अब तुम्हें पुराना पूरा पढ़ना पड़ेगा। कोशिश करो कि 10 बार रिवाइज करो, देखो सब याद आ जाएगा, और नहीं तो धीरे धीरे सब भूल जाएगा। और यही अगले अगले विषय के साथ होगा। ये पढ़ के खत्म करोगे, अगला विषय पढ़ोगे, उसके साथ भी यही करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, वो पूरा फिर गायब हो जाएगा, फिर अगला विषय गायब होगा, ऐसे कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो रिवीजन मस्ट है। जो चीजें पढ़ाई गई हैं एटलीस्ट कॉपी में लिखे हो वो याद होना चाहिए। अब मैं कल से पूछूंगा, ठीक है, कल से पढ़ के आओगे ना, एक 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 लोगों से पूछना है मुझे, क्योंकि बहुत गंदा लिखे हो। आनंद ने, इन्होंने क्या किया है कि इनके साथ एक अच्छी बात है, राइटिंग अच्छी है, ठीक ठीक लिखा है, लेकिन काम का नहीं, गलत सेंटेंस इसने नहीं लिखा है। लेकिन जैसे होता ना कि कोई सोच के लिख रहा हो, इन्होंने प्रयास किया है, लेकिन अभी और रटने की तुम्हें जरूरत है। रागिनी, ये उसको दे दो, सबके साथ यही है, ठीक है, रटो को अभी तुम लोग। ऋचा, ऋचा को भी दे दो। खूब पढ़ो पहले, कॉपी को एटलीस्ट सब रट डालो, ले लो सब लोग कॉपी ले लो अपनी। कुछ लोगों का 9 है, कुछ लोगों का 10 है, ठीक है, 9 10 मतलब अच्छे के संदर्भ में नहीं। कुछ लोगों ने खराब लिखा, कुछ लोगों ने और खराब लिखा है, और कुछ लोगों ने बहुत खराब लिखा है। क्या हुआ? नंबर देने लायक नहीं था। मैं 0 0 देके मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुमने नंबर नहीं दिया। कुछ आंसर ठीक लिखे हैं, कुछ लोगों ने प्रयास किया है, ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करना है, कॉपी को रिवाइज करना है 10 बार, कम से कम 10 बार रिवाइज करो, तभी चीजें याद होंगी, तभी लैंग्वेज बनेगी। गलत नहीं है, वो पढ़ा गया है, कुछ मुझे बहुत अच्छा मिला नहीं। अभी लिखते रहो, धीरे धीरे ही सुधार होगा। ये अच्छी बात है, 2 3 पेज 4 पेज लिख रहे हो बिना याद हुए, तुम लोग लिख रहे हो, याद नहीं फिर भी लिख रहे हो। ठीक है, तो चैप्टर एनसीईआरटी में अगला चैप्टर क्या है? आधुनिक विश्व में चरवाहे। सोचो, फ्रांसीसी क्रांति मैंने कई बार पढ़ाई, और फ्रांसीसी क्रांति नहीं लिख पाए तुम लोग। हम्म, एक और कॉपी थी ना, 2 दिन का था। तो आधुनिक विश्व में चरवाहे, क्या नाम है चैप्टर का? हाँ, चरवाहे कौन होते हैं? ट्रांसलेट क्या किया है, चरवाहे को क्या लिखा है? पैस्चरोलिस्ट लिखा है ना। चरवाहे कौन होते हैं? अब जो पशुओं को चराते हैं, सामान्य सी बात। तो कहाँ चराएंगे? अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये क्या फालतू की चीज है, इसको क्या पढ़ना, लग रहा होगा ना। तो इसका महत्व क्या है, पशुपालन का महत्व क्या है, जो एनिमल हस्बेंड्री है उसका क्या महत्व? थोड़ा सा पहले समझ लोगे तब। हाँ,
हाँ, वेरी गुड। क्या होगा? ये पिछला चैप्टर पढ़ के आए हो कि नहीं? पढ़े हो? अपने साथ ईमानदार हो जाओ थोड़ा सा तुम लोग। देखो, पशुपालन से क्या होगा कि हमें क्या होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। प्रोडक्ट कौन कौन से मिलेंगे? तो मीट मिलेगा, लेदर मिलेगा, राइट, मतलब मांस मिलेगा। इसको नोट करते चलो। लेदर मिलेगा इससे, मिल्क, फैट, या जिसको हम लोग घी कहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हमें प्राप्त होंगे। और क्या होती हैं इसमें, कोई जानवर होगा उसमें क्या होगा, बोन्स होंगे ना, उनकी हड्डियां होंगी, बोन्स। इस बोन्स का यूज किया जाता है, क्या करो, किसमें यूज किया जाएगा बोन्स में? बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इसके, राइट। ठीक है, बाल बनाने के लिए कंघा बनाया जाता है इससे। और क्या होगा इससे? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, उर्वरक उद्योग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, उर्वरक उद्योग में क्या किया जाएगा इससे? उर्वरक बनाया जाएगा, क्योंकि जो बोन्स होते हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस रिच होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस रिच होते हैं, राइट। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, किसमें यूज किया जाता है, किसमें यूज किया जाता है? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो बोन्स से क्या होंगे, प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज किया जाएगा, बहुत सारे इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, इक्विपमेंट बनाए जाएंगे। आप देखो, बहुत सारे जानवरों से बर्तन भी बनाए जाते हैं, राइट। बर्तन बनाए जाते हैं ना, बर्तन बनाए जाएंगे, कंघा बनाया जाएगा, तो उनका यूज किया जाता है, उनका यूज किया जाता है। कुछ लोग जो ये वाले पत्थर होते हैं इसमें भी बताते हैं क्या है, ये बोन्स से बने होते हैं, हड्डियों से बने होते हैं। कुछ लोग इसमें चाय वाय पीना पसंद नहीं करते हैं, राइट। तो ये सब क्या है, इसका यूज है। और कौन सा यूज होगा इसका? ये एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं, हेल्प इन एग्रीकल्चर, कृषि में सहायता करते हैं, कृषि में सहायक हैं। कृषि में सहायक कैसे हैं, कृषि में कैसे सहायक हैं? जो इनके बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या है, फर्टिलाइजर का काम करते हैं ना, ठीक है। जो बेस्ड प्रोडक्ट है, हिंदी में कहीं डाउट होगा तो बताना। जो बेस्ड प्रोडक्ट हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर का काम करते हैं। जैसे गोबर की खाद का खेतों में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, राइट। तो जो इनके बेस्ड प्रोडक्ट हैं उसे क्या बनाया जाता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में उसको यूज किया जाता है, या फर्टिलाइजर बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। दूसरा, ये लेबर के रूप में एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जानवर करते हैं कि नहीं? जैसे बैल हो गए, जैसे भैंसे, बैलों से जो क्या कहते हैं उसको, जो गाड़ियां होती हैं जिसको बैलगाड़ी कहते हैं, राइट, उनको यूज किया जाता है। तमाम तरह का भैंसों की गाड़ियां होती हैं, उससे क्या किया जाता है, सामान की ढुलाई की जाती। हाँ बिल्कुल आएंगे, वो भी तो जानवर हैं, वो सब आएंगे। तो क्या कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं ना,
वो एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में आप देखोगे कि हल चलाने के लिए, गन्ना ढोने के लिए यूज किया जाता है, शुगर केन के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है बैलों का। तो वो क्या कर रहे हैं, एक तो, और उसके जो एग्रीकल्चर का बेस्ड प्रोडक्ट है, देखो एक इस बात को समझो कि एनिमल है, एनिमल और एग्रीकल्चर, ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट। कैसे डिपेंडेंट है? एनिमल को क्या चाहिए, चारा चाहिए, कहाँ से मिलेगा, हाँ तो फूडर, यहां से फूडर उसको मिल रहा है, राइट। फूडर में ग्रीन और ड्राई दोनों तरह का होगा। जैसे भूसा है तो भूसा क्या है, ड्राई है, और ग्रीन घासें हैं, बरसीन है, चरी है, तमाम तरह के उत्पाद बोए जाते हैं, वो क्या है, ग्रीन है। तो वो कहाँ से सप्लाई हो रहा है, एग्रीकल्चर से। और ये इसको क्या सहायता कर रहे हैं, फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रहे हैं ना, गोबर की खाद, तो फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रहे हैं। और फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इनको, श्रम, लेबर, श्रम, ट्रांसपोर्ट करने में या अलग अलग कामों में क्या किया जा रहा है, इनका यूज किया जा रहा है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों क्या है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो एक तरह का क्या हुआ कि पशुओं से ये संबंध दिखा रहा है ना कृषि का, तो पशुओं पे हमारी जीविका कहीं ना कहीं क्या है, निर्भर है। जैसे एग्रीकल्चर है, सपोज करो कृषि में उत्पादन कम हुआ, तो एक किसान है, उसके पास 4 जानवर हैं सपोज करो, तो वो जानवर क्या करते हैं, वो जानवर एक तरह से बीमा की तरह काम करते हैं हमारे लिए। क्या करते हैं, वो बीमा की तरह काम करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है तो हमारे पास जानवर हैं, उनसे बहुत सारे प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, न्यूट्रिशनल क्वालिटी मिलती है, भाई मांस है, उसका दूध है, दही उससे बनाते हो, बहुत सारे उत्पाद यूज करते हो। तो हमारी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं उस पर बनी हुई है। आपको लगता है आप उस पर निर्भर नहीं है, आप भी उस पर निर्भर। चाय चाहिए तो उसके लिए दूध चाहिए, ठीक है, घी चाहिए, तेल चाहिए, तमाम तरह के उत्पाद हैं, हमें इनसे प्राप्त होते हैं। तो इनका क्या है, बहुत महत्व है। अब भेड़ें होती हैं, तो भेड़ें होंगी तो उनका क्या होगा, जो सीप होती हैं, उनके कौन से प्रोडक्ट होंगे, उनके बाल होंगे, ऊन, उससे क्या किया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं, शाल बनाई जाती, तो उनका भी तो महत्व है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों की पूर्ति ये कहीं ना कहीं करते हैं। जिस एरिया में कृषि बेहतर नहीं हो सकती, वहां पर क्या है, इस पर निर्भरता लोगों की ज्यादा होती है। जैसे राजस्थान में पशुपालन होगा, तो पशुपालन क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से होगा ना, वहां जम्मू कश्मीर में भी होगा, हर क्षेत्र में होगा, प्लेटू रीजन में, माउंटेन रीजन में, हर रीजन में होगा। और इनको जो रखेगा वो क्या करेगा, उसको चराएगा। तो जब कॉमर्शियल लेवल पर इसको किया जाता है, तो कॉमर्शियल लेवल पर हो सकता है कि मैंने घर पर रखा हो जानवर को और उसको खिला पिला रहे हो, तो वो कॉमर्शियल पर्पज के लिए हो गए। जो चरवाहे होते हैं वो कैसे यूज करते हैं, वो भी कॉमर्शियल पर्पज से यूज करते हैं, लेकिन स्वरूप में दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। वो उनको खिलाते नहीं है कि उनको भूसा डाल दिया, वो खिलाने पर कम विश्वास करते हैं, वो चराने पर विश्वास करते हैं, उसका पेट भरना चाहिए, भूसा खाए या अन्य प्रोडक्ट खाए या घास खाए, तो घास प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। कम अगर इन्वेस्टमेंट मुझे करना है पशुओं में, तो मैं कौन सी व्यवस्था चुनूंगा, चराने वाली, उसको मैं ग्रेजिंग लैंड पर ले जाऊंगा और वहां छोड़ दूंगा, वो घासों को खाकर अपना पेट भरेगा। तो लागत मेरी क्या हो गई, कम हो गई ना,
और ऐसे में घर पर रखकर अगर मैं उसको उसका पालन कर रहा हूं तो लागत क्या होगी, यहां ज्यादा हो जाएगी। तो विश्व में व्यवस्थाएं, जो पशुपालन से संबंधित व्यवस्थाएं होंगी, उनमें क्या होगा, अंतर देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां क्या है, वर्षा कम हो रही, एग्रीकल्चर बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है, अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, इकोनॉमी उतनी बेहतर वहां की नहीं है। तो वहां जो पशुपालन होगा वो किस तरह का होगा, चारागाही पशुपालन होगा। वहां चारागाहों पर निर्भरता क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ऐसे मत बैठा करो, हाथ रख के नहीं, पता लगा ऐसे हाथ रख, ऐसे नहीं बैठा जाता कभी। हम्म, फिर तुम उसी पोजीशन में बैठ रहे हो। ये इस पे हाथ रख के नहीं, तुम्हारी आदत पड़ चुकी है। ये आदत छोड़ो, अच्छी आदत नहीं है। ये अलर्ट मोड पे नहीं आने देती है कभी। और और क्या होगा इसमें, क्लियर हो रहा है कि नहीं? पशुपालन कैसे अलग है, तो चारागाहों का विकास क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां व्यवस्था पिछड़ी हुई है वहां चारागाहों का विकास क्या होगा। जैसे भारत में हमने क्या बताया कि बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां वर्षा क्या है, कम हो रही। वर्षा कम होगी तो क्या होगा, वो क्षेत्र पशुपालन के लिए क्या होगा, उपयुक्त होगा। लेकिन क्या वाणिज्यिक स्तर पर पशुपालन होगा, तो कहा जाता नहीं, वाणिज्यिक स्तर पर नहीं हो रहा, कमर्शियल लेवल पर नहीं होगा, जीवन निर्वाह के लिए हो रहा है। क्या हो रहा है, जीवन निर्वाह के लिए पशुपालन हो रहा है, कि उतना मिल जाए जिससे हमारी जीविका क्या है, चलती रहे। तो कृषि पर निर्भरता को अगर कम करना है तो पशुपालन को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ऐसे में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां इस तरह की नहीं है कि उन जानवरों को कहीं पर प्लांट करके हम उनको ग्रो कराएं, वहां पर चारागाहों का विकास ज्यादा होगा। क्या हम लोगों के यहाँ चारागाह हैं? हम्म, हैं चारागाह, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, सिमटते जा रहे हैं। पहले चारागाहों की संख्या क्या थी, ज्यादा थी। अब जब से क्या हुआ, जब से एरिया फॉरेस्ट एरिया कम हुआ, कृषि क्षेत्र का विस्तार हो गया, तब से क्या हुआ, वो क्षेत्र क्या हो रहे हैं, श्रिंक होते जा रहे हैं। तो अगर श्रिंक होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, जिनकी अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर है। क्लियर हो रहा है? बोन्स डायरेक्ट थोड़ा ना ऐसा होगा कि बोन्स डाल देंगे वहां पर, उसको, हाँ, उसको क्या किया जाए, ग्राइंड किया जाता है। तभी तो ग्राइंड किया, देखो बोन्स, अब बोन्स डाल दोगे तो प्लांट को मिलेगा, नहीं मिलेगा। डायरेक्ट बोन्स मिलेगा? हाँ, हाँ, बोन से मेडिसिन बनेगा, बेस्ट से मेडिसिन बनता है। ठीक है, तो मेडिसिनल यूज भी है उसका। तो यूज बहुत है, लेकिन कैसे करना है इस पर निर्भर करता है। अब बोन्स अगर होंगे तो बोन्स को क्या करना पड़ेगा, ग्राइंड करना पड़ेगा। आप गन्ने के खेत में आप बोन्स को ग्राइंड करके डाल दीजिए, तो आप देखेंगे उसका उत्पादन बढ़ जाएगा। जो पत्तियां हैं वो एकदम ग्रीन हो जाएंगी, काली हो जाएंगी पत्तियां। हाँ, ठीक है। तो हर चीज का महत्व है। लिखो थोड़ा सा इसमें, आधुनिक विश्व के चरवाहे में चरवाहे। पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें एक हेडिंग है, क्या नाम है उसका, लिखा? इसमें एक हेडिंग है बुक में, देखो, नोमैडिक पास्चरलिस्ट एंड देयर मूवमेंट्स।
हाँ। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ, लिखो, नोमैडिक pastoralists एंड देयर मूवमेंट, घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। देखो, नोमैडिक का मतलब खाना बदोश, जो एक प्लेस पर नहीं रहते हैं, अलग अलग प्लेस पर वो पशुओं के साथ चले जाते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन या हम कहें टेम्परेचर के घटने बढ़ने के कारण क्या होगा, इनमें मूवमेंट होता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होगा कि ठंड के समय बर्फ, जब ठंड के समय क्या होगा, बर्फ जम जाएगी ना। देखो, एक, जैसे कोई ये पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, ये क्या है, माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये क्या है, वैली है ना, वैली है, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी जानते हो ना। ये क्या है, माउंटेन रेंज, और ये क्या है, वैली है, घाटियां हैं। तो ठंड के समय क्या होगा, यहाँ आइस का डिपोजिशन हो जाएगा, बर्फ जम जाएगी। तो बर्फ अगर जम जाएगी तो जो पशुओं को चराते हैं वो कहाँ जाएंगे, तो ठंड के समय में वो बैलीज में चले आएंगे, राइट। तो यहाँ पशुओं को चराएंगे तब तक, और जब ये धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ पिघलने लगेगी, और जब बर्फ पिघलने लगेगी, जैसे बर्फ पिघलेगी तो यहाँ पर क्या होगा, घासें विकसित होने लगती हैं, यहाँ घासें ग्रो करने लगती हैं। तो क्या करेंगे ये, जब बर्फ पिघलने लगेगी, गर्मी बढ़ेगी, तो ये ऊपर की तरफ चले आएंगे जानवरों को लेकर। तो इस तरह का मूवमेंट होता है इनका। तो ये एक तो फूड के लिए और दूसरा वाटर के लिए अपने जानवरों के साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं। नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखा है, देखते हो कि नहीं, नेशनल जियोग्राफिक चैनल नहीं देखा है, किसी ने देखा है, जो शिकार दिखाते हैं बहुत ज्यादा, वो ज्यादातर अफ्रीका का दिखाते हैं। तो देखो, बहुत सारे जानवर क्या करते हैं, एक साथ जो है मूव करते हैं। तो क्यों मूव करते हैं, उनकी नीड्स क्या होती है, कि उन्हें फूड मिले। फूड में मतलब क्या होगा, कि घासें मिल जाएं, फूड, और दूसरा वाटर। फूड और वाटर के लिए क्या करते हैं, मूव करते हैं, फूड और वाटर के लिए मूव करते हैं। जैसे अफ्रीका में, अब अफ्रीका में क्या है, बहुत सारे जानवर एक साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे ये एरिया ड्राई हो गया सपोज करो, और तुम लोग सब लोग घास खाते हो, तो क्या करोगे, तो ऐसे एरिया ढूंढोगे जहां घासें विद्यमान हो, राइट। तो घास जहां होगी वहीं जाओगे ना, और जहां पानी मिल जाए। तो क्या ये क्लाइमेटिक कंडीशन तुम्हें सूट कर रहा है, नहीं सूट कर रहा है, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये क्या करेंगे, वो प्लेस छोड़ेंगे और उस एरिया में जाएंगे जहां क्या हो, घासें मौजूद हों और वाटर की उपलब्धता हो। फिर मौसम बदला, जब मौसम बदलेगा और इस एरिया में फिर घासें ग्रो कर गई, तो तुम लोग फिर यहाँ चले आए। ये अब खाने की क्राइसिस नहीं है, इसीलिए इनका मूवमेंट क्या है, होता रहता है। देखो इसमें, नोमैडिक पास्चुरलिस्ट आर कम्युनिटीज, घुमंतू चरवाहे वे समुदाय होते हैं जिनका कोई निश्चित घर नहीं होता है। आर कम्युनिटीज दैट डू नॉट हैव ए फिक्स्ड होम, जिनका कोई निश्चित घर नहीं होता है, वे मवेशियों,
वे मवेशियों, भेड़ों, बकरियों, दे ट्रैवल कॉन्स्टेंटली विद देयर हर्ड्स। दे ट्रैवल, फ्रंट साइड बड़ा लिखना, अभी मैं देखूंगा। दे ट्रैवल कॉन्स्टेंटली विद देयर हर्ड्स, HERDS, हर्ड्स ऑफ कैटल, कामा शीप, गोट्स, कैमल और याक। वे मवेशियों, भेड़ों, बकरियों, ऊंटों या याक के अपने झुंड के साथ लगातार यात्रा करते हैं। देखो, देयर मूवमेंट इज सीजनल, उनकी आवाजाही मौसमी होती है, उनकी आवाजाही मौसमी होती है। देयर मूवमेंट इज seasonal. They follow a fixed pattern every year based on availability of pasture and water. मौसमी वे चारागाह और पानी की उपलब्धता के आधार पर वे चारागाह और पानी की उपलब्धता के आधार पर बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ पास्चर एंड वाटर, वे चारागाह और पानी की उपलब्धता के आधार पर पास्चर, PASTURE, पास्चर एंड वाटर, पानी, वे चारागाह और पानी की उपलब्धता के आधार पर हर साल एक निश्चित प्रतिरूप का पालन करते हैं। लिख लिया? निश्चित प्रतिरूप का पालन करते हैं, लिख लिया? आगे लिखो। दिस कांस्टेंट मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर This constant movement is essential for the survival of their animals. यह निरंतर आवाजाही उनके जानवरों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। The survival of their animals The constant movement is essential for the survival of their animals because different regions provide grazing land at different time of the year. वे चारागाह और पानी की उपलब्धता के आधार पर, ये हो गया ना, यह निरंतर आवाजाही उनके जानवरों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है क्योंकि अलग अलग क्षेत्र वर्ष के अलग अलग समय पर क्योंकि अलग अलग क्षेत्र वर्ष के अलग अलग समय पर चराई की भूमि प्रदान करते हैं।
ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसका मतलब समझ पा रहे हो कि वो क्या करेंगे कि किसी एरिया में सपोज करो क्लाइमेटिक कंडीशन, जब आप लोग डिटेल में पढ़ोगे अभी, तो वहां क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होगी। सपोज करो इस एरिया में क्या है, नीचे डेजर्ट है और यहीं भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ठंड में बर्फा होगी। यहाँ पर ठंड में क्या होगा, इस रीजन में बर्फा हो जाएगी, तो यहाँ घासें हो सकता है विकसित हो जाएं। और इस एरिया में वर्षा नहीं होगी, तो यहाँ जो लोग हैं, या दो क्लाइमेट हैं सपोज करो, यहाँ पर ऊपर वर्षा हो रही है, हवाएं इस तरह से चल रही हैं, तो ऊपर इस एरिया में क्या है, ज्यादा वर्षा हो रही है। नीचे ये वाला एरिया क्या है, ड्राई, ये क्या है, ड्राई एरिया है, और ये मॉइस्ट है, मतलब यहाँ वर्षा हो रही, मतलब यहाँ क्या है, रेन हो रही है, वर्षा हो रही है इस एरिया में, और यहाँ रेन नहीं हो रही है। अब खाने की क्राइसिस कहाँ होगी, इस एरिया में खाने की क्राइसिस हो जाएगी। तो एक तो वाटर और दूसरा ग्रेजिंग लैंड, ग्रेजिंग लैंड इस एरिया में क्या उपलब्ध होंगे उस समय, नहीं। तो ये लोग क्या करेंगे, यहां पे रह रहे हैं, यहां से क्या कर जाएंगे, इधर मूव कर जाएंगे, यहां मूव कर जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि इस क्लास से उस क्लास में जंप कर गए, इतनी दूरी नहीं होती है, बहुत दूरी होती है, थोड़ी बहुत दूरी नहीं है कि अचानक जो है इस तरफ थे बर्फा नहीं थी और इस तरफ चले गए बर्फा होने लगी, अचानक यहाँ ड्राई वेजिटेशन थी और इस तरफ चले गए, मतलब फीट के इस तरफ चले गए, तो वेजिटेशन क्या है, अलग तरह का है। अचानक ऐसा नहीं होगा, बीच में क्या होता है, कुछ ट्रांजिशन जोन होता है। बात समझ रहे हो कि ऐसा नहीं होगा कि कोई एरिया यहाँ बर्फा हो रही है और यहाँ बर्फा ना हो रही हो, कुछ ट्रांजिशन जोन होगा। तो ये क्या करते हैं, उन ट्रांजिशन जोन को पार करके क्या करेंगे, दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, ताकि इनकी नीड्स क्या हैं, फुलफिल हो सके। समझ रहे हो बात को, यहां पर वर्षा नहीं थी, इस एरिया में क्या है, वर्षा है, तो इनकी निर्भरता क्या है, 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए क्या कर रहे हैं, ये अपना प्लेस छोड़कर यहाँ चले गए, कुछ दिन ये यहाँ रहे। फिर क्या हुआ, जब अनुकूल मौसम हुआ, यहाँ वर्षा अलग हो गई, तो क्या हुआ, फिर अनुकूल मौसम यहाँ हुआ तो लौट आए, फिर जब तक यहाँ अनुकूल बना था तब तक यहाँ थे। तो यहाँ क्या होगा, वाटर की उपलब्धता हो जाएगी और घासें फिर क्या होंगी, धीरे धीरे ग्रो हो जाएंगी। जैसे गर्मी का मौसम है, हम लोगों के यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होगी, तो घासें आप देखिए सूख जाती, घासें क्या होंगी, सूख जाएंगी। ऐसा जब ग्रासलैंड में इस तरह का होने लगे, तो वहां के लिए क्या होगा, क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी ना। जैसे घास के मैदान बहुत बड़े बड़े मैदान हैं, जैसे आप देखेंगे कि सवाना, तो सवाना में घासें पाई जाती हैं। सवाना पढ़ा है कि थोड़ा बहुत सुना है कि नहीं, सवाना घास का मैदान है, और सवाना घास का मैदान कहाँ है, तो हम कहेंगे कि महाद्वीपों के, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, यहाँ पर बीच में पड़ता है ऐसे, यहाँ तो टेम्परेचर यहाँ क्या होगा, ज्यादा होगा ना, 30 डिग्री। हाँ, वो सवाना की घास नहीं, ठीक है, वो अलग है, अभी बताएंगे वो भी। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर क्या है, ये टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो गर्मियों के समय क्या होगा, घासें सूख जाएंगी, और जब घासें सूख जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, तो उस एरिया में जो जानवर पाए जा रहे हैं वो क्या होंगे, प्रभावित होने लगेंगे, तो वो उस एरिया को क्या करेंगे, छोड़ना चाहेंगे। और ऐसे में मैं उस एरिया में रह रहा हूं, मेरे पास जानवर है, तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्लेस कर जाऊंगा उन जानवरों को लेकर, कि ठीक है 4 महीने में कहीं और रहूंगा अलग। तो ये लोग इतनी व्यवस्था लेकर चलते हैं, सामान वामान है जानवरों पर लाद दिया, और उसके बाद रास्ता दिखाया कि इसी रास्ते चलना है, आगे आगे जा रहे हैं जानवर, पीछे पीछे आ रहे हैं, राइट।
हो सकता है 3 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग साथ हों, तो वो क्या करते हैं, जाएंगे वहां किसी सुटेबल प्लेस पर रहेंगे, वहां व्यवस्था करेंगे, 6 महीने वहां रहेंगे, फिर वो लौट आएंगे अपने यहाँ। तो व्यवस्था लेकर चलते हैं। और ऐसा नहीं होता कि 2 4 जानवर लेके चले गए, तो तुम्हें लाभ क्या होगा। तो ये पूरी व्यवस्था लेकर चलते हैं। आइडियल कंडीशन जहां होगी वहां पर रुकेंगे। दो चीजें, एक तो ग्रेजिंग लैंड, दूसरा दूसरा वाटर। इसी की तलाश में क्या होंगे, इधर उधर मूव करते रहेंगे। तो सवाना में क्या होगा, घासें क्या होती हैं, गर्मियों में सूख जाती हैं, और जब सूख जाएंगी तो क्या होगा, उस एरिया से डिस्प्लेसमेंट होगा। जो पशुपालक हैं वो क्या करेंगे, अपने जानवरों को लेकर ऐसे प्लेस पर जाना पसंद करेंगे जहां वाटर की उपलब्धता हो, जहां हरा चारा मिल जाए या हरी घास मिल जाए। इसी तरह से मूवमेंट होगा। अब अंग्रेज आएंगे, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, नियम बहुत सारे बनाए। अंग्रेजों ने बहुत सारे नियम बनाए कि फॉरेस्ट का लैंड है, ये ग्राफ लैंड है, तो ग्राफ लैंड को किस में कन्वर्ट करो, एग्रीकल्चर लैंड में। एग्रीकल्चर लैंड होगा तो रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। तो घास घास के जो क्षेत्र थे उनका अतिक्रमण होगा, विकास होगा तो घास के क्षेत्र का अतिक्रमण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा तो घास के क्षेत्रों का अतिक्रमण होगा। तो ग्रेजिंग लैंड क्या होंगे, कम होते जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं चीजें प्रभावित होंगी। या सपोज करो कोई देश है उसमें गृह युद्ध चल रहा है, ये कोई देश था, इसमें सिविल वार चल रहा है, और सिविल वार के कारण ये देश दो भागों में टूट गया। अब क्या हुआ, इधर वाले जो पहले इधर चले जाया करते थे अब जा पाएंगे, तो इनके जीवन में कम समस्याएं नहीं। ठीक है, तो वही सब हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें। और लिखो इसमें अगला, अगला क्या है, ऑन प्लेटू एंड प्लेन्स। हाँ, देखो पहले लिखो ऑन प्लेटू एंड प्लेन्स। लिखो पठारों मैदानों में, और ऑन प्लेटू प्लेन्स एंड माउंटेनियस रीजन। एंड माउंटेनियस रीजन, इसी में तीनों लिखो। देखो इन माउंटेनियस प्लेटू, इन माउंटेनियस प्लेटूज एंड प्लेन्स pastoralist, pastoralist, PASTORALISTS, pastoralist practice vertical transhumance, vertical transhumance। पहाड़ी पठारी और मैदानों में चरवाहे ऊर्ध्वाधर पशुचारण करते हैं। ऊर्ध्वाधर पशुचारण का मतलब क्या हुआ कि कोई, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब जैसे ये क्या है, ऊपर पहाड़ है, तो ये क्या करेंगे, कभी नीचे चले आएंगे, मैदानों में चले आएंगे, या पहाड़ों पर चले जाएंगे। पठार क्या होता है, इससे थोड़ा सा ऊपर का भाग होगा, इस तरह से। ये एरिया क्या है, मैदान है। तो ये जरूरतों के हिसाब से क्या करेंगे, पहाड़ों या पहाड़ों से पठारों पर या मैदानों पर चले जाएंगे। ठीक है, हमने क्या बताया, यहाँ बर्फबारी होने लगी, तो यहाँ से उतर कर ये कहाँ चले आएंगे, मैदानों में चले आएंगे। ड्यूरिंग किस सीजन में,
विंटर में क्या होगा, विंटर में यहाँ आइस का डिपोजिशन हो गया, तो घासें ग्रो नहीं कर पाएंगी ना, यहाँ घासें ग्रास ग्रो नहीं कर पाएगी, और ग्राफ अगर ग्रो नहीं कर पाएगी विंटर में ग्रासें ग्रो नहीं कर पाएंगी, तो ये क्या होंगे, नीचे की तरफ चले आएंगे। और समर में क्या होगा, समर में यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और हमने सुन रखा है कि ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर घटता जाता है। कितना घटता है बताओ, 100 मीटर अगर जाएंगे, पक्का, 165 मीटर अगर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। और 1 किलोमीटर अगर चले जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। ऐसे में जब यहाँ मैदानों पर गर्मियां बढ़ जाएंगी, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा समर में, तो ये लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि अब बर्फ है नहीं, यहाँ घासें ग्रो हो गई, तो यहाँ जो कंडीशन ऊपर होगी वो क्या होगी, बेहतर हो जाएगी, तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होंगे, चले जाएंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं। ऐसे डायग्राम, 2 डायग्राम बना लो। एक में क्या लिखोगे, विंटर, विंटर में यहां दिखा दो कि विंटर है तो क्या होगा, विंटर में यहां दिखा लो कि आइस का डिपोजिशन हो जाएगा, आइस डिपोजिशन हो जाएगा, तो ये लोग क्या करेंगे, नीचे चले आएंगे प्लेन एरिया में। और दूसरा दिखाओ, विंटर में ये हो गया, समर में, समर में क्या होगा, समर में क्या होगा, समर में ये लोग टेम्परेचर क्या हुआ, यहाँ बढ़ गया, समर में टेम्परेचर यहाँ बढ़ जाएगा, घासें हो सकता है ड्राई हो जाए, सूख जाए, ड्राई हो गई घासें, सूख गई, तो ये लोग क्या करेंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो समर में क्या हुआ, ऊपर चले गए, और विंटर में नीचे उतर आए। दिखाया नहीं था क्या, देखो कहां तक लिखा है, देखो, इन द माउंटेनियस प्लेटू एंड प्लेन्स पैस्टोरलिस्ट, PASTORALISTS, पैस्टोरलिस्ट प्रैक्टिस वर्टिकल, वर्टिकल ट्रांसह्यूमन, वर्टिकल TRANSHUMANC, transhumans. This means they move between hilly area and plains. हिंदी में लिख लिया, ऊर्ध्वाधर पशुचारण करते हैं। इसका मतलब है कि वे पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानों के बीच आवाजाही करते हैं। इसको कई बार क्या कहा जाता है, हिंदी में ट्रांसह्यूमेंस का क्या मतलब होता है, ऋतु प्रवास। क्या कहा जाता है, ऋतु प्रवास। ट्रांसह्यूमेंस का मतलब ये जो हमने लिखा है ना, वर्टिकल ट्रांसह्यूमेंस, वर्टिकल ट्रांसह्यूमेंस का क्या मतलब होता है, ऋतु प्रवास। मतलब ऋतुओं के अनुसार क्या हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, आगे लिखो। ड्यूरिंग समर दे मूव टू हाई माउंटेन, हाई माउंटेन मीडोस,
High mountain meadows, MEADOWS. During summer, they move to high mountain meadows. MEADOWS. meadows क्या है? घास है. Mountain meadows where snow has melted. Meadows where हाँ snow has melted and graph is fresh. स्नो जैसे मेल्ट करेगी तो घासें क्या होंगी? ग्रो होने लगेंगी. तो वो क्या होंगी? फ्रेश होंगी. स्नो हैज मेल्टेड एंड ग्रास इज फ्रेश. गर्मियों के दौरान वे ऊंचे पहाड़ी चारागाहों की ओर चले जाते हैं जहां बर्फ पिघल चुकी होती है और घास ताजा होती है. घास ताजा होती है. ड्यूरिंग विंटर they return to the lower plains and valleys to escape the harsh cold. कहां तक लिखा है? पिघल चुकी होती है और घास ताजी होती है. सर्दियों के दौरान वे कड़ाके की ठंड से बचने के लिए निचले मैदानों और घाटियों में लौट आते हैं. लिख लिया? इंग्लिश में भी लिख लिया? लोअर प्लेन्स एंड वैलीज टू एस्केप द हार्श कोल्ड. सर्दियों के दौरान वे कड़ाके की ठंड से बचने के लिए निचले मैदानों और घाटियों में लौट आते हैं. लिखो द गद्दी sheep herds FHEPHERDS. जैसे काऊ हर्ड्स, तो जो गाय चराते हैं उनको क्या कहा जाता है? काऊ हर्ड्स. तो ऐसे लिखो द गद्दी GADDI. गद्दी ट्राइब्स है हिमाचल प्रदेश की. द गद्दी शीप हर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश स्पेंड देयर विंटर्स हिमाचल प्रदेश के गद्दी चरवाहे अपनी सर्दियां शिवालिक के निचली पहाड़ियों में बिताते हैं. अपनी सर्दियां शिवालिक के निचली पहाड़ियों में बिताते हैं. गद्दी शीप हर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश स्पेंड देयर विंटर इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक and move to the high pastures PASTURES high pastures of Lahul and Spiti during summer. Lahul LAHAUL Lahul
एंड स्पीति, SPITI, स्पीति ड्यूरिंग समर। लाहुल और स्पीति क्या है, हिमाचल प्रदेश में वैलीज हैं, घाटियां हैं ये, लाहुल स्पीति नाम से। ठीक है, लाहुल स्पीति निचली पहाड़ियों में बिताते हैं और गर्मियों के दौरान लाहुल और स्पीति के ऊंचे चारागाहों की ओर चले जाते हैं। ऊंचे चारागाहों की ओर चले जाते हैं। अब लिखो इन डेजर्ट्स। अब एक हेडिंग छोटी सी डालो, इन डेजर्ट्स। रेगिस्तानों में क्या होगा, यहां मूवमेंट कैसा होगा, वर्टिकल होगा। ठीक है, या तो नीचे जाएंगे या तो ऊपर जाएंगे। लेकिन रेगिस्तान में कैसा मूवमेंट होगा, रेगिस्तान में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ठीक है, इन डेजर्ट्स द मूवमेंट इज हॉरिजॉन्टल। रेगिस्तानों में आवाजाही क्षैतिज होती है। इन डेजर्ट्स द मूवमेंट इज हॉरिजॉन्टल। देखो, pastoralists move from one place to another across the vast dry land। चरवाहे पानी और विरल वनस्पतियों की तलाश में, चरवाहे पानी और विरल वनस्पतियों की तलाश में विशाल सूखी भूमि पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। वनस्पतियों की तलाश में विशाल सूखी भूमि पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। Pastoralists move from one place to another across the vast dry land in search of water, and sparse vegetation, SPARSE, sparse vegetation। क्या जो वेजिटेशन डेजर्ट में पाई जाएगी वो डेंस होगी, डेंस वेजिटेशन नहीं पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाएगी, क्योंकि एडाप्टेशन उस तरह का क्या है, नहीं है। इस एरिया में क्या उस तरह का एडाप्टेशन है, नहीं है। तो जो प्लांट वही प्लांट ग्रो करेंगे जो जिनमें क्या होगा, इस एरिया के अनुकूल क्या होगा, एडाप्टेशन विकसित होगा। तो वेजिटेशन क्या होगी, इस एरिया में चेंज हो जाएगी ना। और खास बात, जो यहाँ पर डेजर्ट में जो जानवर पाए जाते हैं उनके साथ खास बात क्या होती है, वो एरिया के हिसाब से क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। उनमें बहुत सारे चेंज विकसित हो जाते हैं। जैसे जैसे कैमल, ऊंट। तो ऊंट को किस पे चलना है, रेत पर चलना है ना। तो उसमें जो उसका पैर क्या होगा, स्पांजी होता है। पैर क्या होगा, स्पांजी होगा। और क्या चेंज होगा उसमें, धूप ज्यादा होती है तो रेत क्या होती है, जलती है दिन में। दिन में टेम्परेचर क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो ऊंट का पैर क्या है, ऊंचा बना हुआ, ताकि रेत से उसका शरीर ना जले। पैर क्या होंगे उसके, बड़े हैं। दूसरा, शरीर पर बाल ज्यादा होंगे, ताकि धूप क्या हो, डायरेक्ट असर ना करे। शरीर में क्या है, ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा चाहिए क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है ना लंबे समय तक। और सपोज करो खाना ना मिला, तो ऐसे में सर्वाइव लंबे समय तक कर सकें, तो उसके बॉडी में जो कुबड़ आप देखते हो ना, जिसमें हम लोग बचपन में कहते थे इसमें पानी भरा है,
तो उसमें क्या होता है, फैट का डिपोजिशन होता है, वो एडिपोज टिश्यू का बना होता है। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, वो फैट को क्या करता है, संरक्षित करता है। तो फैट डिपोजिशन होता है। एडवर्स कंडीशन में वो क्या करता है, ऊर्जा देता है उसको। जो इनका वेस्ट होता है, जो वेस्ट ये डिस्चार्ज करते हैं, उसमें वाटर कंटेंट क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जो यूरिन इनका होता है वो बहुत डेंस होता है, ताकि उसके पास वाटर लॉस ना हो। जो ऊंट का मिल्क होता है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, उसका घनत्व क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। मतलब उसमें भी वाटर क्या होगा, कम होगा। न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। पानी उसमें क्या होगा, कम होगा। राइट। तो हम लोग बचपन में सुनते थे कि ऊंट का दूध क्या होता है, जैसे निकालोगे तुरंत जम जाता है। जम नहीं जाता है वास्तव में, वो क्या होगा, डेंस होता है, वो गाढ़ा होता है। तो हम लोग मानते हैं कि ये जम गया है अब। राइट। तो ये सब क्या है, एडाप्टेशन उसके अंदर विकसित हुआ, और बहुत सारे एडाप्टेशन उसके अंदर हैं। उसका, वो कटीली वनस्पतियों को आसानी से खा सकता है। जैसे हम लोग खाएंगे तो कांटे चुभ जाएंगे, उसके अंदर भी इस तरह की संरचनाएं बनी है माउथ में कि वो कटीली वनस्पतियों को भी आसानी से खा सकता है। ठीक है, मुंह इधर उधर घुमा के खा लेगा वो। तो ये एडाप्टेशन विकसित हुआ है उस एरिया के हिसाब से। क्लियर हो रहा है। कहां तक लिखा, इस बार लिखो। लिखो, दे ऑफन मूव टू areas where they often move to areas where वे अक्सर उन क्षेत्रों की ओर जाते हैं जहां हाल ही में बारिश हुई हो। दे ऑफन मूव टू areas where there has been recent rainfall। वे अक्सर उन क्षेत्रों की ओर जाते हैं जहां हाल ही में बारिश हुई हो, क्योंकि रेगिस्तान में बारिश के बाद has been recent rainfall as fresh grass grows as fresh grass grows quickly after rain even in the desert। थोड़ी सी जैसे बारिश होगी किसी एरिया में तो क्या होगा, कुछ वेजिटेशन उस एरिया में ग्रो करने लगती हैं। तो जैसे ही जिस एरिया में क्या होगा, बारिश होगी, वेजिटेशन ग्रो होगी, तो ये क्या होंगे, उसी तरफ मूव करने लगेंगे, क्योंकि यहाँ वहां क्या होगा, आसानी से इनको फूड मिल जाएगा। लिखा, एज फ्रेश ग्रास ग्रोज क्विकली आफ्टर रेन इवन इन द डेजर्ट। क्योंकि रेगिस्तान में भी बारिश के बाद ताजी घास जल्दी उगाती है। देखो, दिस मूवमेंट प्रिवेंट्स दिस मूवमेंट प्रिवेंट्स द डेजर्ट वेजिटेशन द डेजर्ट वेजिटेशन द डेजर्ट वेजिटेशन फ्रॉम बीइंग एग्जॉस्टेड परमानेंटली। यह आवाजाही रेगिस्तानी वनस्पति को अस्थायी रूप से समाप्त होने से बचाती है। यह आवाजाही रेगिस्तानी
वनस्पति को अस्थायी रूप से समाप्त होने से बचाती, being exhausted permanently and allows it to regrow. वनस्पति को अस्थायी रूप से समाप्त होने से बचाती है और उसे दोबारा उगने का समय देती है, और उसे दोबारा उगने का समय देती है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अगर सपोज करो एक ही एरिया में रह जाएंगे तो वहां वेजिटेशन क्या होगी, समाप्त हो जाएगी पूरी। ऐसे में जहां बर्फा होती है ये इस क्षेत्र में जब दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तब तक क्या होगा, इस एरिया में क्या होगा, ग्रो हो जाएगी। तो एक बैलेंस क्या होता है, बना रहता है। नहीं तो अगर ग्रेजिंग ज्यादा होगी, ओवर ग्रेजिंग होने लगेगी तो क्या होगा, उस एरिया में वेजिटेशन क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। यानी उस एरिया में डाइवर्सिटी क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। और ये जब मूव करते रहते हैं तो एक एरिया छोड़कर दूसरे में जाएंगे तो दूसरे में क्या होगा, दूसरे में चराई करेंगे और दूसरे जो छोड़ कर आए हैं वहां धीरे धीरे वनस्पतियां रीग्रो हो जाएंगी, फिर से उगाएंगी और फिर दोबारा वहां जाएंगे। ऐसे ही चक्र क्या है, चलता रहता है। इस चक्र के कारण क्या होता है कि वो वेजिटेशन की सस्टेनेबिलिटी जो होती है, सततता जो होती है, वो बनी रहती है। राइट, वहां की डाइवर्सिटी क्या है, बनी रहती है। क्या डिजर्ट एरिया में डाइवर्सिटी नहीं होती, होती है, क्योंकि वहां भी अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं। डेजर्ट के क्लाइमेट की स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है, जो उस क्लाइमेट के हिसाब से सुटेबल हो, उस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। वेजिटेशन में भी बहुत सारे चेंज होते हैं वहां पर। जैसे जड़ें क्या होंगी, खूब लंबी हो जाएंगी, वाटर को सर्च करते करते नीचे चली जाएंगी। वेजिटेशन इतनी बड़ी है और उसकी जड़ें क्या है, पता लगा 10 फीट की हैं, वो वाटर ढूंढ रही है नीचे। राइट, तो वेजिटेशन का विकास क्या होगा, पत्तियां क्या होती हैं, कांटों में कन्वर्ट हो जाएंगी। पत्तियां क्या होंगी, पत्तियां कैसी हो जाएंगी वहां पर, उसकी जो थिकनेस होगी, बाहरी लेयर जो होगी वो बहुत मोटी हो जाएगी ताकि वाटर लॉस ना हो। एक उनके बॉडी में स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा समझते हो, प्लांट की बॉडी में एक पोर होता है, पोर लाइक अपर्चर होता है जिसे स्टोमेटा कहा जाता है। तो डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं उसमें भी पाया जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा वहां क्या होगा, बॉडी के अंदर धंसा होगा, ज्यादा अंदर धंसा होगा, बाहर की तरफ नहीं होगा। राइट, ताकि वाटर लॉस क्या हो, ना हो। और स्टोमेटा, नहीं नहीं, वो नेचुरल पोर होते हैं, प्लांट की बॉडी में कुछ नेचुरल पोर होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। और वो स्टोमेटा क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। उसी स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, अंदर जाएगा। लेकिन अब वो ओपन अगर होगा तो वाटर लॉस होगा ना। तो हमारे यहाँ के प्लांट में वाटर लॉस होगा तो प्लांट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर नीचे से। थोड़ा बहुत वाटर लॉस हो रहा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डेजर्ट एरिया में अगर स्टोमेटा इस तरह से होगा, वाटर लॉस होगा, तब तो वो प्लांट सूख जाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो एडाप्टेशन वहां विकसित हुआ है उसमें क्या है, स्टोमेटा बॉडी में अंदर धंसा होता है। और दूसरी बात, स्टोमेटा जैसे जब सूरज उगेगा तो क्या होता है, वो ओपन होता है, और जैसे रात होगी तो वो क्लोज हो जाएगा। राइट, ये प्रोसेस चलती रहती है। ये प्रोसेस क्या है, नेचुरली चलती रहती है। जैसे सूर्य उगना शुरू होगा, स्टोमेटा ओपन होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे रात होनी शुरू होगी, शाम होना शुरू होगा, स्टोमेटा क्लोज होना चाहे शुरू हो जाएगा। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। वहां क्या होगा, वहां अलग होगा। वहां जो प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा, अलग होगा। अलग क्या होगा वहां पर, वहां रात में स्टोमेटा जो ओपन होगा ना, वो रात में ओपन होता है। वो अलग सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है वहां प्लांट ने। स्टोमेटा उनका दिन में खुलेगा ही नहीं, तो हम कहेंगे हम रात में खोलेंगे।
और रातें क्या होती हैं वहां ठंडी हो जाती हैं, तो वाटर लॉस नहीं होगा। दिन का ताप टेम्परेचर क्या है डेजर्ट एरिया में बहुत ज्यादा है, और रातें क्या होती हैं बहुत ठंडी होती हैं। रात में जो है ठंड लगेगी तुम्हें और दिन में जल जाओगे। पापड़ रेत पे डाल दोगे तो फ्राई हो जाएगा। तो इस तरह से चीजें होती हैं वहां। ये सब क्या है, एडाप्टेशन विकसित हुआ है। इन सब पे क्वेश्चन, जितनी बातें कर रहे हैं सब पे मेंस में प्री में क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अब ध्यान से नहीं सुनोगे वहां पे लिप के आओगे तो मैं नहीं जानता। तो रेगिस्तान में इस तरह का परिवर्तन है। अगला चैप्टर कौन सा है, इसको पढ़ लेना। हम्म, लिखो, कॉलोनियल रूल एंड pastoralist लिस्ट लाइफ। अब ये चैप्टर पढ़ के आना। लिखा, लिखो, कोलोन कॉलोनियल लॉज एंड पॉलिसीज, औपनिवेशिक कानून और नीतियां। हाँ, इसी के अंदर ये चैप्टर का नाम है ना, इसके अंदर एक हेडिंग है, कॉलोनियल लॉज एंड पॉलिसीज। अब देखो, औपनिवेशिक नीतियां क्या बनाएंगे ये। हम्म, ये किसको कंट्रोल करना चाहेंगे कि ऐसे क्षेत्र जो क्या हैं जहां से उन्हें रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, ऐसे क्षेत्र जहां अंग्रेजों को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, उसको उन्होंने क्या कहा कि ये बेस्ड लैंड। कैसा लैंड है, ये बेस्ड लैंड है या बेकार जमीन। क्यों, क्योंकि अगर उस पर खेती होगी तो उनको क्या होगा, उसका रेवेन्यू मिलेगा। तो ऐसे में ये क्या कहेंगे कि ये एरिया क्या है, बेस्ड लैंड। तो किसमें कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, ये अगर एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा तो इनको क्या होगा, उससे टैक्स मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी नीतियां ये लोग बनाएंगे। लिखो, द colonial government brought various laws to control, औपनिवेशिक सरकार ने भूमि और जंगलों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कानून बनाए। वेरियस लॉज टू कंट्रोल लैंड एंड फॉरेस्ट। नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कानून बनाए। दे कंसीडर्ड अनकल्टिवेटेड लैंड, दे कंसीडर्ड uncultivated land used by pastoralists as waste land, which चरवाहों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बिना खेती वाली भूमि को
used by pastoralists as wasteland because it did not generate revenue. बिना खेती वाली भूमि को क्या माना? बंजर भूमि मानते थे, बंजर भूमि मानते थे, क्योंकि इससे राजस्व या कृषि उपज नहीं होती थी, क्योंकि इससे राजस्व या कृषि उपज नहीं होती थी। देखो, वेस्टलैंड रूल्स, वेस्टलैंड रूल्स बेयर इनेक्टेड 19वीं सदी के मध्य, 19वीं सदी के मध्य मध्य से बंजर भूमि नियम लागू किए गए। वेस्टलैंड रूल बेयर इनेक्टेड, ENACTED, इनेक्टेड फ्रॉम द मिड 19th century इन नियमों के तहत बिना खेती वाली चारागाह भूमि को छीन लिया गया। इन नियमों के तहत बिना खेती वाली चारागाह भूमि को छीन लिया गया। 19th century, under these rules, uncultivated grazing lands, under these rules uncultivated grazing lands were taken over and given to selected individuals, द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली खेती वाली भूमि को, सॉरी कहाँ लिख रहे थे, हाँ मैंने, छीन लिया गया और taken over and given to selected individual to promote settled cultivation, to promote settled cultivation। चारागाह भूमि को छीन लिया गया और सही तरीके से कृषि को बढ़ावा देने के लिए सही तरीके से कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को दे दिया गया। और क्या किया गया इसमें कि विभिन्न प्रांत जो थे, प्रोविंस थे, उसमें क्या किया गया, वन अधिनियम पारित किए गए, राइट, वन अधिनियम पारित किए गए जो क्या करता था, इनको रेगुलेट करता था, जो इनको क्या करता था, रेगुलेट करता था। लिखो अगला, फॉरेस्ट एक्ट वेयर पास्ड इन डिफरेंट प्रोविंस, विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम पारित किए गए।
फॉरेस्ट एक्ट वेयर पास्ड इन डिफरेंट प्रोविंस, विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम पारित किए गए। जंगलों को आरक्षित, फॉरेस्ट वेयर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड, एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वेयर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब जो रिजर्व फॉरेस्ट था, इसमें लिखा, हिंदी में लिखा, जंगलों को आरक्षित और संरक्षित में विभाजित किया गया। तो जो रिजर्व फॉरेस्ट थे उनको क्या किया गया, ग्रेजिंग के लिए कंप्लीटली क्लोज कर दिया गया कि यहां आप ग्रेजिंग नहीं कर सकते हो, ये रिजर्व है, राइट। और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे उसमें कुछ राइट दिए गए, ठीक है। तो ऐसे नीचे डैश करके रिजर्व के नीचे क्या लिखोगे, लिखो रिजर्व के नीचे, वहीं नीचे लिखो रिजर्व में क्या था, कंप्लीटली क्लोज्ड फॉर ग्रेजिंग। चारागाह के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित, क्लोज्ड फॉर ग्रेजिंग। चारागाह के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित। और प्रोटेक्टेड में यानी संरक्षित में सम ग्रेजिंग अलाउड बट विथ रिस्ट्रिक्ट परमिट, स्ट्रिक्ट परमिट, सम ग्रेजिंग अलाउड बट स्ट्रिक्ट परमिट, कुछ चराई की अनुमति, लेकिन कुछ चराई की अनुमति लेकिन सख्त परमिट के साथ। दो भागों में क्या किया गया, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट लेकिन सख्त परमिट के साथ, मतलब कुछ सीमा तक तुम्हें छूट मिलेगी कि ठीक है चरा सकते हो, इससे कुछ नुकसान होगा या कोई दिक्कत होगी तो तुम जिम्मेदार हो। तो आरक्षित का मतलब क्या था, एक रिजर्व है, रिजर्व का क्या मतलब हुआ कि इसमें क्या है, कंप्लीटली क्लोज कर दिया गया कि ये रिजर्व है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। लेकिन हाँ हाँ, उसके बाद दूसरा क्या है, प्रोटेक्टेड है, उसका मतलब संरक्षित। तो उसमें क्या किया गया कि थोड़ा सा अलाउ किया गया कि ठीक है थोड़ा बहुत चरा सकते हो, राइट, लेकिन परमिट उसके लिए होनी चाहिए। यहाँ तुम्हारे पास इतने जानवर हैं इसमें चरेंगे, उसके लिए परमिट होनी चाहिए। आगे लिखो, देखो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871, आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 पारित किया गया। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 was passed. Many nomadic pastoral communities were declared as criminal tribes. आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 पारित किया गया। कई खानाबदोश चरवाहा समुदायों को, कई खानाबदोश चरवाहा समुदायों को जन्म से और स्वभाव से आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 was passed. Many nomadic pastoral communities were declared as
क्रिमिनल ट्राइब्स बाय नेचर एंड बर्थ, जन्म से और स्वभाव से आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया। क्रिमिनल ट्राइब्स बाय नेचर एंड बर्थ, प्रकृति से और जन्म से क्या किया गया, आपराधिक कि इस ट्राइब में अगर जन्म ले लिया तो तुम अपराधी हो। तो ऐसे में क्या होगा, जनजातियों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। आगे लिखो, 19वीं सदी के मध्य में चराई कर लागू किया गया। ग्रेजिंग टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड grazing tax was introduced in the mid 19th century. उन्नीसवीं सदी के मध्य में चराई कर लागू किया गया। ग्रेजिंग टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मिड 19th century। 19वीं सदी के मध्य में चराई कर लागू किया गया। पैस्टोरलिस्ट had to pay tax on every animal they grazed। 19वीं सदी के मध्य में चराई कर लागू किया गया। चरवाहों को चराए जाने वाले हर जानवर पर कर देना पड़ता था। had to pay tax on every animal they grazed। अब देखो, जमीन पर टैक्स देना है, अगर ये चरा रहे हैं तो उस कारण से देना है इन्हें। परमिट अलाउ किया गया, कुछ एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि तुम जा ही नहीं सकते हो यहाँ पर, जो रिजर्व क्षेत्र है वहां अलाउ नहीं किया गया। राइट, कुछ क्षेत्रों में अनुमति दी गई तो परमिट के साथ दी गई। अभी तक क्या था, अभी तक ये आजाद थे, जहां चाहते थे वहां चराते थे अपने अनुसार। अब क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन लगाए जाने लगे। दूसरा, जो चारागाह था उसको किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, खेतों में। एग्रीकल्चर के लिए फील्ड बनाई जा रही, तो वो क्षेत्र क्या है, श्रिंक होते जा रहे हैं, तो चारागाह कम होते जा रहे हैं। और जो बचे हैं उस पर अलग अलग नियम बना दिए गए, और उस पर क्या किया गया, जानवरों पर टैक्स लगा दिया गया कि तुम्हारे पास 25 भेड़ें हैं तो इसके लिए सर्टेन अमाउंट तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि तुम जंगल में चरा रहे हो। तो इकोनॉमिक बर्डन बढ़ेगा ना, इकोनॉमिक बर्डन बढ़ेगा, अलग अलग तरह का दबाव होगा। खिलाना अब उन्हें हो सकता है जानवरों को खिलाना पड़े, क्योंकि ग्रेजिंग लैंड क्या हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया, कहा ठीक है तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी हो सकता है एक व्यक्ति 100 जानवर वो चराने जाता हो, छोटे छोटे यूनिट्स में लेके चलने लगे। छोटे, अब बड़ा, अगर सपोज करो कि छोटे छोटे क्षेत्र हैं, छोटे छोटे फील्ड हैं, तो हम कम जानवरों को आसानी से वहां चरा सकते हैं ना। तो ये लोग क्या करने लगे, फिर जानवरों को कम संख्या में अपने पास रखने लगे और अलग अलग क्षेत्र को ढूंढने लगे। ऐसे में खुला क्षेत्र है चारों तरफ, छोड़ दिया अपना, जानवर चर रहे हैं, क्या दिक्कत है। अब बगल में, ग्रेजिंग लैंड के बगल में क्या है, किसी का खेत है, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया है, उसको खेत बना दिया। अब अगर ऐसे छोड़ दोगे तो उसका खेत बचेगा, तो जिम्मेदारी क्या हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, और ऊपर से टैक्स भी बढ़ गया। तो ऐसे में फ्री होकर चराना क्या हुआ, मुश्किल हो। तो पशुपालन क्या होगा इनके लिए, मुश्किल होता जाएगा ना। आगे क्या है, हाउ दी चेंजेस अफेक्टेड pastoralist लाइफ। इन बदलावों ने चरवाहों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। अब इसमें हेडिंग केवल लिखते जाओ।
एक हेडिंग लिखो, इसको लिखा, हाउ दीज चेंजेस अफेक्टेड pastoralist lives। इन बदलावों ने चरवाहों के जीवन को किस तरह प्रभावित किया। तो कैसे प्रभावित करेंगे, तो लिखो, पहली हेडिंग छोटी सी लिखो, लॉस ऑफ ग्रेजिंग लैंड। लॉस ऑफ ग्रेजिंग लैंड, तो लॉस ऑफ ग्रेजिंग लैंड क्यों होगा, तो इनकी जो पॉलिसी थी कौन सी, लैंड रूल बेस्ड, लैंड रूल था ना, बेस्ड लैंड रूल, उसके कारण क्या हुआ, इसमें कमी आई। बंजर भूमि नियमों के कारण क्या हुआ, इसमें कमी आई। इसमें क्या किया गया था, कुछ लोगों को दे दिया गया था जमीन, जमीन को, जिससे क्या हुआ कि ग्रेजिंग लैंड क्या हुआ, कम होता चला गया। और दूसरा क्या था, दूसरा इसी में लिखो, प्रतिबंधित आवाजाही, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। सिर्फ हेडिंग लिखो, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, उसी में आगे नोट करते चलो। अब प्रतिबंधित आवाजाही का क्या मतलब हुआ कि अब क्या हो गया कि कुछ जंगलों में रोक दिया गया, जैसे बताया गया कि ये रिजर्व है, तो रिजर्व होगा तो वहां ये जा नहीं सकते हैं, और कुछ जगहों पर जहां जाने की अनुमति थी वहां परमिट लगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं क्या करेगा ये, आवाजाही के उनकी आवाजाही को क्या करेगा, रोकेगा ना। तो लिखो, परमिट का यूज किया गया। दूसरा, कंप्लीटली, कुछ कुछ रीजन में कंप्लीटली बैन कर दिया गया। जैसे जंगल में क्या करते थे कि ठीक है जंगल में जा रहे हो तुम, इतने दिन इस ग्राफ लैंड पे जा रहे हो, तो तुम्हें शाम तक चले आना, वहां अगर रुक गए तो जुर्माना लगा दिया जाएगा। राइट, क्या किया जाएगा, जुर्माना लगा दिया जाएगा। तो निश्चित समय भी अलाउ कर दिया गया, ठीक है इस जगह पे तुम अपने जानवरों को लेकर जा रहे हो, उसके लिए परमिट बनी है, लेकिन ऐसा नहीं परमिट बन गई है तो वहीं जाके रुक जाओ तुम। अगर रुक रहे हो ज्यादा तो उस पर क्या होगा, टैक्स देना पड़ेगा आपको अलग। ठीक है, तो ऐसी चीजें की जा रही हैं। और लिखो आगे, एक हेडिंग और लिखो, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ आइडेंटिटी, पहचान का अपराधीकरण। जैसे क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट आया, कौन सा एक्ट, क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट। इसमें क्या कहा गया कि जो जो जानवरों को पाल रहे हैं वो क्या है, किसी गांव के रहने वाले हैं, तो उन्हें क्या है, अलाउ नहीं है ज्यादा कहीं जाना वाना, और अगर इस तरह से कर रहे हैं तो मान लिया जाएगा कि ये क्या है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ऐसे में मूवमेंट क्या होगा, इनका रुक जाएगा, मूवमेंट क्या होगा, इनका रुक जाएगा ना। तो इस तरह के नियम बनाकर क्या किया गया कि आइडेंटिफाई कर दिया गया कि इस ट्राइब में पैदा हुए हैं तो ये क्रिमिनल है, ये इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ये क्या करेंगे, ये जानवरों का यूज करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे रिसोर्स को, क्योंकि उन्हें क्या करना था, उन्हें सभी क्षेत्रों को ग्रेजिंग लैंड किस में कन्वर्ट करना था, एग्रीकल्चर लैंड में। तो क्या था, कठिन था ना जीवन, भाई सबकी निर्भरता किस पे थी, कृषि पर थी, और कृषि पे इस तरह से टैक्स लिया जा रहा था। दूसरी निर्भरता किस पे थी, पशुओं पर थी, उनसे भी टैक्स लिया जाएगा। तो जब ऐसी स्थितियां आएंगी तो हमने क्या बताया था, ट्राइबल मूवमेंट बताया था ना। बहुत सारे ट्राइबल्स क्या हैं, जो पशुओं को रखते हैं, जिनका साधन ही जीवन यापन ही पशुओं के आधार पर होता है।
कैटल्स के आधार पर होता है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उनके अंदर गुस्सा आएगा, तो वो क्या करेंगे, रिवोल्ट को, जो ट्राइबल रिवोल्ट है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप जब ट्राइबल रिवोल्ट को लिखोगे तो 2 पॉइंट क्या करना है हमें वहां और ऐड कर लेना है। कौन कौन से पॉइंट, कि जो पशुओं को पालने वाले ट्राइब्स थे, उनका जीवन क्या हुआ, चारागाहों पर जो अधिनियम आया उसके कारण, जो बैडलैंड लॉ आया उसके कारण उनके जीवन पर प्रभाव पड़ने लगा, जिससे क्या हुआ, वो मुखर हो गए अंग्रेजों के खिलाफ। यार तुम जानवरों पे टैक्स ले रहे हो, चरा रहे हो उसके लिए अलग पे ले रहे हो, उसके बाद कहते हो एक जानवर दे दो उसका मीट बनाएंगे। मतलब क्या कर रहे हैं, जो पुलिस व्यवस्था है वो भी एक्सप्लॉइट कर रही थी। वो तो सरकारी टैक्स था जो वो ले रही थी ना, उसके अलावा भी वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो ऐसे में समस्याएं क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। अगला देखो, इकोनॉमिक बर्डन। इकोनॉमिक बर्डन, इकोनॉमिक बर्डन में क्या था, ग्रेजिंग पर क्या ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, और एक एक पशु पर टैक्स ले रहे हैं, और उस टैक्स को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। उस टैक्स को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। और इसके लिए टैक्स कलेक्ट कौन करेगा, इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को जिम्मा दिया गया कि तुम जो है वो मजबूत हैं, तो क्या करेंगे, टैक्स इकट्ठा करके किसको देना है, अंग्रेज को। उनको राइट मिल गया टैक्स इकट्ठा करने का। तो उन्होंने कहा कि एक जानवर पे मुझे 100 रुपए सपोज करो लेना है, तो उन्होंने 10 रुपए बढ़ा के ले लिए, क्या दिक्कत, उनकी कुछ व्यवस्था हो जाएगी। तो ऐसे में क्या हुआ, जो व्यक्ति, इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया कि इस एरिया के पशुओं का टैक्स तुम वसूल करोगे, और तुमको किसको देना है, अंग्रेजों को। तो राइट उनके पास है, तुम लोगों के पास कोई राइट नहीं है। तो वो अगर वसूलेंगे तो उनको अपना लाभ भी तो देखना है, और वो अगर लाभ बढ़ाएंगे तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, तुम पे पड़ेगा, राइट। तो इकोनॉमिक बर्डन क्या हुआ, कहीं ना कहीं इन पर बढ़ गया। ठीक है, लिखो इकोनॉमिक बर्डन। तो टैक्स क्या हुआ, इसमें बढ़ा दिया गया, कैटल पर टैक्स क्या था, बढ़ा दिया गया। तो वो लोग क्या करते थे कि जितना ज्यादा टैक्स वसूल सकें उतना वसूल लें, राइट। तो टैक्स, एक तो जिसकी जिम्मेदारी दी गई, अंग्रेजों ने कुछ निर्धारित कर दिया कि ये इतना हमें चाहिए, और कुछ उन्होंने निर्धारित कर लिया कि हमारा हिस्सा कहाँ है। तो टैक्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। टैक्स बढ़ेगा तो एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगा, कि जानवर हम पाल रहे हैं, खिला हम रहे हैं, व्यवस्था हम कर रहे हैं, और टैक्स तुमको चाहिए। तो नुकसान किसका होगा, इनका होगा। तो इकोनॉमिक बर्डन हो गया। अगला लिखो, ओवर ग्रेजिंग एंड लैंड डिग्रेडेशन, अत्यधिक चराई और भूमि गुणवत्ता में ह्रास। अब देखो, अब क्या हुआ, कि इसका क्या मतलब हुआ, इसके सामने नोट करते चलना अगर कंफ्यूजन हो। देखो, इसका क्या मतलब हुआ, ओवर ग्रेजिंग कैसे हो रही, जब कुछ एरिया ही लिमिटेड छोड़ा गया कि नहीं यहां चरा सकते हो, और एरिया को क्या किया गया, रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया गया, या तो एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया। सपोज करो बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो जानवर ज्यादा थे, तो अलग अलग जगहों पे चरते थे। ऐसे में क्या होगा, एक ही एरिया अगर बचा है तो यहां पर ओवर ग्रेजिंग होगी ना, क्योंकि पहले 4 पैच थे या 4 फील्ड थी चराने के लिए। अभी क्या किया गया कि दो दो फील्ड को क्या किया गया,
कि एग्रीकल्चर के लिए यूज कर लिया गया, एक फील्ड को किसके लिए रिजर्व बना दिया गया, और एक जो है ग्राफलैंड के लिए। ऐसे में एक ग्राफलैंड होगा तो उसी पर सबकी निर्भरता बढ़ जाएगी ना, तो वहां ओवर ग्रेजिंग होगी, और ओवर ग्रेजिंग होगी तो वो जो चारागाह है वो धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त होगा ना। सॉइल का क्या होगा, वहां डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो फूडर की क्राइसिस है वो क्रिएट होगी, इससे इससे क्या होगा, फूडर के लिए क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी, चारे के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्र सीमित हो गया है। और क्या होगा, डिक्लाइन ऑफ एनिमल स्टॉक, पशुधन में गिरावट। डिक्लाइन ऑफ एनिमल स्टॉक। क्लास में रहते हो? मुझे लगता है तुम क्लास में नहीं रहते हो, ऐसा मुझे क्यों लगता है, हो सकता है मेरा भ्रम हो। ठीक है, मेरा भ्रम हो तो ज्यादा अच्छा है। ओवर ग्रेजिंग एंड लैंड डिग्रेडेशन में मैंने क्या बताया, ओवर ग्रेजिंग एंड लैंड डिग्रेडेशन में मैंने क्या बताया, ओवर ग्रेजिंग क्यों हो रहा है, लैंड का साइज क्यों घट गया, पॉलिसी के कारण। ठीक है, क्या पॉलिसी थी, क्या पॉलिसी थी कि क्षेत्र को क्या किया गया, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया, और दूसरा कुछ रिजर्व बना दिया गया, तो क्या हुआ, क्षेत्र उनका घट गया। क्षेत्र घट जाएगा तो क्या होगा, बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो एनिमल्स का होगा वो उस पर चरेगा, धीरे धीरे वो क्या होगा, वो चारागाह समाप्त हो जाएगा, राइट। सॉइल क्वालिटी क्या होगी, डिग्रेड हो जाएगी। अगला क्या था, डिक्लाइन ऑफ एनिमल स्टॉक। अब देखो, अगर चारागाहों की कमी होगी तो चारे की कमी हो जाएगी, मतलब फूडर क्या होगा, पर्याप्त नहीं मिलेगा, और सूखे का प्रभाव अभी क्या होगा, ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि पहले कई क्षेत्र थे, अब क्षेत्र सीमित हो गए हैं, तो सूखे का प्रभाव होगा, कोई सीमित क्षेत्र होगा वो सूख जाएगा, तो उसका प्रभाव क्या होगा, ज्यादा पड़ेगा। तो सूखे के प्रभाव या कोई भी आपदा होगी उसका प्रभाव अब क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास विकल्प क्या है, सीमित है। कई विकल्प होगा तो हम किसी के सहारे जीवित रह सकते हैं, लेकिन जब एक ही विकल्प था वो भी सूख जाएगा तो क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो क्या उसके बाद सूखा होगा तो पशुओं की संख्या अपने आप कम होगी, क्योंकि पशु क्या होंगे, धीरे धीरे मरने लगेंगे। तो ये सब नियम क्या कर रहे हैं, सूखे की या कोई भी आपदा आएगी उसका प्रभाव क्या होगा, इससे बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो पशुधन में क्या आएगी, गिरावट आ जाएगी। अब देखो अगला, अगला हेडिंग क्या है, हाँ, अब चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे करेंगे, हाउ pastoralists coped with these changes। क्या करेंगे ये लोग, करेंगे क्या, रिड्यूस्ड, लिखो पहले ही हेडिंग, रिड्यूस्ड हर्ड साइजेस, झुंड का आकार घटाया, HERD, रिड्यूस्ड हर्ड साइज, झुंड का आकार क्या किया इन्होंने, घटा दिया।
अब अगर कम चारागाह होंगे तो ये क्या करेंगे, अपने झुंड का आकार सीमित कर लेंगे ताकि क्या हो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सके। इसलिए क्या करेंगे, लिखो, हाउ पास्चरलिस्ट कोप्ड, COPED, विथ दी चेंजेस। तो पहला, हाउ पास्चरलिस्ट कोप्ड विद दी चेंजेस, तो पहला क्या लिखोगे, रिड्यूस्ड हर्ड साइज, HERD, हर्ड साइज, झुंड का आकार घटाया गया। झुंड का आकार क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि चारागाह क्या हो गए, कम हो गए। कम जानवर होंगे तो उन्हें खिलाना आसान होगा, और दूसरा, अगर ज्यादा जानवर होंगे तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो कम जानवर रखेंगे तो कम टैक्स देना पड़ेगा। तो दोनों उद्देश्य थे कि टैक्स को भी कम किया जा सके और क्या किया जाए, संख्या भी कम रखी जाए, ताकि आसानी से उनके लिए फूड उपलब्ध कराया जा सके, फूडर उपलब्ध कराया जा सके। राइट। और क्या करेंगे ये लोग, लिखो, सर्च्ड फॉर न्यू पॉस्चर, नए चारागाहों की तलाश। और क्या करेंगे, नए चारागाहों की तलाश क्यों करेंगे, क्योंकि अब क्या है, जो पारंपरिक चारागाह थे वो क्या हैं, समाप्त हो चुके हैं। अब ये क्या करेंगे, नए चारागाहों की खोज करेंगे। नए चारागाहों की खोज करेंगे तो इनकी जो चारे की उपलब्धता है वो क्या होगी, पूरी हो पाएगी तभी। तो नए चारागाहों की खोज करेंगे। दूसरा, हमने अभी क्या बताया ऊपर कि इन्होंने झुंड का आकार क्या किया, कम कर लिया, उससे भी लाभ इन्हें मिलेगा। और क्या था, इन्होंने जो वार्षिक प्रवास मार्ग बनाया था कि क्या होते थे, शिफ्ट होते रहते थे, अलग अलग जगहों पे शिफ्ट होते रहते थे, वो रूट क्या किया इन्होंने, चेंज कर लिया। रूट क्या किया इन्होंने, चेंज कर लिया। राइट। जिससे क्या हो रहा है, इन्हें इन्हें लाभ हो रहा है इससे। किसी रूट से जाते थे और रास्ते में टैक्स लेते थे, तो क्या करेंगे, हम रूट बदल देंगे, दूसरे रास्ते जाएंगे, छोटे चारागाह पर जाएंगे, नए चारागाह पर जाएंगे जहां तुमको पता ही ना हो, जंगल के बीच कोई चारागाह है उसको ढूंढ लेंगे, वहां जाएंगे, चराएंगे। अलग बात है शेर खा जाए, क्योंकि क्या है, अस्तित्व का संकट है ना। तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक चैप्टर और बचा है, कल इसको समाप्त कर देंगे, ठीक है। उसमें अफ्रीका के चरवाहे हैं। आप देखो, तुम लोगों ने चरवाहों पर इतना पढ़ डाला, कभी सोचा था सिविल की तैयारी ना कर रहे होते तो ये सब पढ़ना ना पड़ता। जाके कहोगे कि फिर जो है चरवाहा और वहा पढ़ा रहे थे, तो कहेंगे क्या तुम लोग पढ़ रहे हो बेफालतू की चीज। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, पिछली बार यूपीएससी ने यहाँ पे एक क्वेश्चन प्री में पूछा था, स्टेटमेंट में वो पूछते हैं। ठीक है। तुम लोग थोड़ा सा ठीक से पढ़ो, नोट्स खूब रिवाइज करो, कम से कम 10 बार इस नोट्स को रिवाइज करो ताकि चीजें याद हो, और तुम फॉन्ट साइज बढ़ाओ अपना। ठीक है। जैसे बेसिक गलतियां, स्पेलिंग स्पेलिंग वैसी दिक्कत नहीं थी तुम्हारे साथ, लेकिन जो गलतियां थी वो ये है कि कम शब्द लिख पा रहे हो। अगर बड़ा लिखोगे तो कम से कम तुम जितना 1.5 पेज में लिखते हो उसमें 2 पेज भर जाएगा तुम्हारा। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग।